1 अक्टूबर 2015 अमेरिका के मर्चेंट वेसल एल फैरो से बहामास के नजदीक से एक परेशानी भरी कॉल आती है। ये जहाज पूरी तरह से कुदरत पर निर्भर था। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में फंस गया था। फिर वो गायब हो गया। हमारे पास सिर्फ यही जानकारी थी कि ये जहाज एक तूफान में गुम हो गया है। ये कार्गो जहाज है जो बड़े तूफान में फंस गया है। इस पर 33 लोगों का एक क्रू भी था। और शुरू हुई खोज। हमें नहीं लग रहा था कि कोई अच्छी खबर मिलेगी, कोई उम्मीद ही नहीं थी। और फिर मरीन इन्वेस्टिगेटर्स ने एक बहुत ही पेचीदा छानबीन शुरू की। ये नामुमकिन लग रहा था कि स्टील से बना इतना बड़ा जहाज इतनी जल्दी कैसे डूब सकता है। मैं सोच भी नहीं सकती कि अपना अंत सामने देखकर उन लोगों को कैसा लग रहा होगा। इस जहाज के ब्लैक बॉक्स से कई ऐसी बातों का पता चला जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। 33 लोगों ने जिन हालातों में अपनी जान गंवाई, उनसे बचा जा सकता था। जो हुआ ठीक नहीं हुआ। अब जांच करने वालों की रिपोर्ट्स, इंजीनियरिंग से जुड़े विश्लेषण और तूफान झेल रहे क्रू की आखिरी बातों से मेन प्रपल्शन यूनिट बंद हो गई है और इंजीनियर्स इसे शुरू नहीं कर पा रहे हैं। ये पता चल रहा है कि पिछले 3 दशक में अमेरिका के सबसे बुरे समुद्री हादसे की असली कहानी क्या थी। अमेरिका में फ्लोरिडा के पूर्वी समुद्री किनारे पर मौजूद है जैक्सनविल नाम का एक व्यस्त बंदरगाह। इस पोर्ट से हर साल करीब 90 लाख टन सामान आता जाता है और जैक्सनविल से ही ताल्लुक रखता था 40 साल पुराना एल फैरो जहाज। ये अमेरिका का 240 मीटर लंबा एक कंटेनर कैरियर था। इसके शुरुआती दिन अलास्का के उथल-पुथल भरे समुद्र में बीते थे और फिर मई 2014 में इसे जैक्सनविल लाया गया। 2012 तक जैक हर्न इसके कप्तान थे। मुझे एल फैरो अच्छा लगता था, मुझे वो काफी पसंद था और उसने कई बड़े अभियान अंजाम दिए थे। उसे दूसरे खाड़ी युद्ध में इस्तेमाल किया गया, उस पर सैनिक मौजूद रहे और उस दौरान 3 दिन तक उस पर हमला होता रहा। मैं उस जहाज पर कुल 14 साल रहा। मैं कई साल अलास्का में रहा जो अपने बर्फीले तूफानों के लिए जाना जाता है, यानी उसने काफी कुछ सहा। 29 सितंबर 2015 को एल फैरो जैक्सनविल के लिए रवाना हुआ। इसे चलाती थी टोट मैरिटाइम नाम की एक कंपनी और ये सामान ले जा रहा था पुर्टो रिको। ये जगह दक्षिण में करीब 1930 किलोमीटर दूर थी। शिप के क्रू में 28 लोग अमेरिकी और 5 लोग पोलैंड के थे। इस जहाज के कप्तान थे 53 साल के माइकल डेविडसन, जो 10 साल से इस शिप को चला रहे थे। माइकल डेविडसन में किसी कमांडर के गुण शायद शुरुआत से ही थे और वो युवावस्था से ही समुद्र में काम कर रहे थे और अच्छे नाविक होने के साथ ही साथ उन्हें खुद पर बहुत भरोसा था। जहाज पर उनके साथ थी उनकी सहयोगी डैनियल रैंडोल्फ। वो इरादों की पक्की थी, जो करना चाहती थी करके रहती थी, कोई उसे रोक नहीं पाता और अगर कोई उसके मुताबिक काम नहीं करता था तो उसे सीधा भी कर देती थी। 30 साल से समुद्री सफर कर रहे जैक जैक्सन जहाज पर मौजूद सबसे अनुभवी लोगों में से थे। वो कमाल के शख्स थे, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती थी। वो शानदार एथलीट थे और उनको घूमने फिरने का बहुत शौक था। हाई स्कूल के बाद ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उनमें लीडर्स वाले गुण थे, बेहतरीन थे। मेरे भाई दिखने में बहुत ही खूबसूरत थे और लोग कहते थे कि ओ ये तो किसी हीरो जैसे लगते हैं। उनका कद लंबा था, बहुत तंदुरुस्त थे। वो जहाँ भी जाते थे बस वहाँ छा जाते थे। फ्रैंक हैम को भी समुद्री यात्रा का 15 साल से ज्यादा का अनुभव था। फ्रैंक और मैं एक साथ काम करते थे। हम दोनों एक ही रेस्टोरेंट में थे। मैं कुक थी और वो डिश वॉशर थे। वो अपना काम बड़ी लगन से करते थे। हम हमेशा मजाक करते थे। उन्हें परिवार से प्यार था। वो पूरी दुनिया घूमना चाहते थे और ढेर सारा पैसा कमाना।
पोर्टो रिको तक का एल फेरो का 4 दिन का सफर इसके क्रू के लिए एक आम बात थी। एल फेरो की नौकरी की अच्छी बात ये थी कि फ्रैंक हर हफ्ते घर आ जाते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें घर छोड़ना बहुत मुश्किल लगता था। उस दिन सब कुछ ठीक ठाक ही था और मौसम के भी खराब होने का कोई अनुमान नहीं था। लेकिन 29 सितंबर को जब एल फेरो बंदरगाह से रवाना हुआ तो पूर्व में करीब 1130 किलोमीटर की दूरी पर एक तूफान घुमड़ रहा था। वोकीन नाम के इस तूफान की ताकत तेजी से बढ़ी और 30 सितंबर को सुबह 7:39 पर वोकीन एक हरिकेन में बदल गया। वाकीन नाम के इस हरिकेन में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लेकिन फ्लोरिडा के नजदीक वाले इस गर्म महासागर में हरिकेन कोई नई बात नहीं। हमारे यहाँ हर साल हरिकेन का मौसम आता है जून जुलाई में और ये खत्म होता है नवंबर में, तो ये हम लोगों के लिए नई बात नहीं है। हरिकेन तब बनते हैं जब गर्म कटिबंधीय महासागरों के ऊपर मौजूद नर्म हवा ऊपर उठकर बादल बनाती है। इस दौरान इसकी तरफ और हवा खिंचती है और उसके भी गर्म होने से तूफान की ताकत और बढ़ती है। पृथ्वी के घूमने से ये तूफान भी घूमने लगता है और हवा की रफ्तार 119 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर ये एक हरिकेन बन जाता है। लेकिन हरिकेन वाकिन के आगे बढ़ने की भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल साबित होने वाला था। हरिकेन वाकीन अब कैटेगरी 3 का तूफान बन गया है। 30 सितंबर को रात 10:49 पर वाकीन की हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो गई और इसे कैटेगरी 3 का हरिकेन बताया गया। प्रोफेसर ब्रायन हाउस ने मायामी यूनिवर्सिटी में एक बॉक्स में एक हरिकेन विकसित किया है ताकि इसकी कार्य प्रणाली को समझकर पूर्व चेतावनी की सटीकता सुधारी जा सके। हरिकेन वकिन के मामले में जल्द से जल्द ये जानना जरूरी था कि ये तूफान कितना दमदार हो सकता है। एक प्रयोगकर्ता के तौर पर मैं ऐसी कुदरती आपदाओं को समझने की कोशिश करता हूँ ताकि इनके बारे में बेहतर भविष्यवाणियां की जा सके। वाकीन 24 घंटे से भी कम समय में एक मामूली हरिकेन से कैटेगरी 3 का हरिकेन बन गया था और इसे हम कहते हैं रैपिड इंटेंसिफिकेशन। वाकीन इसलिए बहुत तेजी से बनता क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही गर्म समुद्र के ऊपर से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। किसी भी तूफान में मौजूद जबरदस्त ऊर्जा उसे मिलती है समुद्र से। अगर ये गर्म पानी के ऊपर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो तो इसे ये ऊर्जा मिलनी जारी रहेगी। जितना ज्यादा गर्म पानी मिलता जाएगा तूफान को मिलने वाली ताकत भी बढ़ती जाएगी। 1 अक्टूबर की सुबह 1:30 बजे वाकीन की हवाओं की रफ्तार और बढ़कर 193 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। सच कहूँ तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि फ्रैंक ने बताया था कि तूफान कभी-कभी अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो मुझे चिंता नहीं हुई। मायामी में भी इसे लेकर किसी को चिंता नहीं थी। यही है कोस्ट गार्ड के डिस्ट्रिक्ट 7 का केंद्र, जहां रहता है उसका दुर्घटना बचाव दल। लेकिन सुबह 7:30 बजे इन्हें एल फेरो की मालिक टोट मैरीटाइम कंपनी से एक फोन आया। हमें टोट से फोन आया। पता चला कि उसे एल फेरो के कैप्टन से कॉल आई थी और वो बोले कि नंबर 3 होल्ड में पानी भरने लगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहाज में बिजली चली गई है और वो लोग सबको बताने के लिए अपने आपातकालीन संदेश भेजना शुरू करने वाले थे। इसके बाद जहाज से संपर्क करने की सब कोशिशें नाकाम हो गईं। वो जहाज एक हरिकेन में गुम हो गया था और उस वक्त हमारे पास बस उतनी ही सूचना उपलब्ध थी। 2 अक्टूबर 2015 240 मीटर लंबे अमेरिकी मालवाहक जहाज एल फेरो को गुम हुए 24 घंटे हो चुके थे। ये कार्गो जहाज है जो बड़े तूफान में फंस गया है। इस पर मौजूद 33 लोगों वाला क्रू भी तभी से गायब है। ये खबर टेलीविजन पर आने लगी थी और मुझे लगने लगा कि अब बच्चों को बता देना चाहिए कि उनके पिता का जहाज गुम है और कुछ पता नहीं। हरिकेन वाकीन अब बहामास को अपनी चपेट में ले चुका था। हवा की रफ्तार 222 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जिस कारण कोस्ट गार्ड के लिए
इस मुश्किल में फंसे जहाज को ढूंढने और बचाने का मिशन शुरू करना नामुमकिन था। हर गुजरता पल चालक दल के सही सलामत बचने की गुंजाइश घटा रहा था। हमें सिर्फ ये पता था कि जहाज का आकार क्या है और ये कि वो तूफान के करीब था। हमें अंदाजा नहीं था कि हालात क्या हैं। हमने हरिकेन्स की तस्वीरें देखी थी तो मालूम था कि बुरा ही होगा। 2 अक्टूबर को सुबह 5 बजे कोस्ट गार्ड ने खोजबीन का काम शुरू कर दिया। एल फैरो का आखिरी सिग्नल मिले 20 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे। काम शुरू किया तो अच्छी खासी रोशनी थी, लेकिन जैसे ही हमने उड़ान भरी और विमान बादलों के नीचे आया, धूप गायब हो गई और फिर से अंधेरा होने लगा। हमें लगा कि पता नहीं अब क्या होगा। वो बहुत मुश्किल था। हमने उस इलाके के ऊपर से रेडार को कई बार गुजारा, लेकिन फिर भी हमें कोई नतीजा नहीं मिला। तो हम तूफान से बाहर निकले, धूप वाले हिस्से में गए, 609 मीटर की ऊंचाई तक उतर आए और फिर तूफान की ओर लौट गए। यहाँ यकीनन उथल-पुथल ज्यादा थी और हवा के तेज झोंके महसूस हो रहे थे। खिड़की से बाहर देखने पर हमें पंखों की लचक दिख रही थी। विमान के ऊपर नीचे जाने से वो हिल रहे थे। हरिकेन वाकीन की हवा की रफ्तार थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको यहाँ पर 2 पैनलों के बीच में कुछ जगह नजर आ रही होगी। यह हिस्सा यहाँ से टूट गया है। हमने यहीं से ईंधन को बाहर आते देखा था। हवा की वजह से जो उथल-पुथल पैदा हुई, जिस तरह विमान ऊपर नीचे हिला, उसके कारण 3-4 स्क्रू ढीले हो गए थे। 7 घंटे तक लगातार उड़ान भरने के बाद दोपहर में जब ईंधन कम होने लगा तो क्रू को ना चाहते हुए भी लौटना पड़ा। हमने रेडार से बार-बार उस इलाके की जांच पड़ताल की थी। हमें पूरा यकीन था कि अगर 243 मीटर लंबा वो जलपोत वहाँ हुआ तो वो जरूर तैर रहा होगा और हम उसे देख पाएंगे। अगले 2 दिन के दौरान जब हरिकेन वाकीन का असर घटने लगा तो खोज का दायरा बढ़ा दिया गया। 6 जलपोतों की मदद से कई विमानों ने कुल 42 उड़ानें भरी और 4,77,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को छान मारा। कोस्ट गार्ड हमें सारी खबरें दे रहे थे। जब हम उनसे पूछते थे कुछ मिला, कुछ सुना, तो जवाब हमेशा होता था नहीं। मुझे लगा कि मैं तो घबराहट के मारे मर ही जाऊंगी और मुझसे ये सब सहन नहीं होगा। सच कहूँ तो मैं उम्मीद छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मुझे अपनी भाई की काबिलियत पर पूरा यकीन था, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर थे। विजिबिलिटी है 10 और इस ऊंचाई पर तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर एल फैरो से आखिरी संपर्क के 2 दिन बाद एक कोस्ट गार्ड विमान को मलबा नजर आया। क्या हम अभी मलबे के ऊपर से उड़े हैं? को-पायलट की साइड कोई नीली सी चीज नजर आई है। हमें मलबे वाली 2 बड़ी जगहें मिली, जिनके बीच करीब 100 से 112 किलोमीटर का अंतर था। लेकिन खोज को जारी रखने के सिलसिले में जो एक वाकई ठोस सुराग था, वो थी एक लाइफ रिंग जिस पर लिखा था एल फैरो। हमें एल फैरो की लाइफ बोट भी मिली। वो ऐसी लग रही थी जैसे अंडे का टूटा हुआ खोल हो। उन्हें कुछ मलबा मिला, जिसका मतलब था कुछ और भी मिल सकता है, जिससे सबकी उम्मीदें बढ़ गईं। और फिर उन्हें एक लाइफ बोट मिली और इसी तरह की कई और चीज़ें भी मिली। और मैं उम्मीद कर रही थी कि उन्हें कुछ जिंदा लोग भी मिले हों। क्रू को गायब हुए अब तक 72 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और कैटेगरी 4 वाले किसी हरिकेन में उथल-पुथल भरे समुद्र में किसी का जिंदा बच पाना नामुमकिन ही था। कैटेगरी 4 वाले किसी भी हरिकेन में समुद्र में होना हालात को बहुत ही मुश्किल बना देता है, क्योंकि हवा में पानी की फुहार होती है और साथ ही बड़ी बड़ी लहरें भी उठ रही होती हैं। इस वजह से सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है।